गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ने से पहले मैं इस सेशन के बारे में आपको बता दूं कि दिस सेशन इज ऑल अबाउट 12th इंग्लिश। ये सेशन पूर्ण रूप से 12th इंग्लिश के बारे में है, यानी सिर्फ 12th के बच्चे इस सेशन में रहे, बाकी लोग इस सेशन को स्किप कर जाइए, क्योंकि बाकी लोगों के ये काम का चीज़ है नहीं। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि आपका एक बुक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो के रूप में आता है। कई चैप्टर्स हैं, हालांकि इस बुक के कुछ चैप्टर्स को 11th में पढ़ने पड़ते हैं और इसी बुक के कुछ चैप्टर्स को 12th में पढ़ने पड़ते हैं। तो आज मैं 12th के चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो 12th के इंग्लिश जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसका फर्स्ट चैप्टर के रूप में आप उसको कंसिडर करते हैं ओल्ड इंग्लिश। आज मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू करने से पहले पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप मैं आपको करा दूं, यानी कि थोड़ा सा मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर दूं ताकि आपको सारी बातें याद हो जाए, यानी जो लोग पिछले क्लास देखे थे उनका रिविजन हो जाए और जो नहीं देखे थे उनको आगे की बातें समझ में आए। बेहतर होगा आपके लिए कि आप अगर इसका पिछला वीडियो देख लेंगे तो पूरी बातें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब भी बात इंग्लिश की हिस्ट्री की आती है, व्हेनेवर मैटर कम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जब बात इंग्लिश के इतिहास की आती है तो एक ही बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, यानी अंग्रेजी के इतिहास को 3 पीरियड में बांटा गया है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, मतलब अंग्रेजी के इतिहास को कितने पीरियड में बांटा गया है? 3 पीरियड्स में बांटा गया है। अब सवाल उठेगा, व्हाट आर द पीरियड्स, क्या क्या है पीरियड? तो चलिए मैं बताता हूं एक एक करके। जो इंग्लिश के इतिहास का फर्स्ट पीरियड है उसको ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, यानी कि द फर्स्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश। अब सेकेंड पीरियड की बात आती है तो सेकेंड पीरियड को मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, और व्हेन मैटर कम्स ऑफ द थर्ड पीरियड, जब थर्ड पीरियड की बात आती है तो उसको मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश को 2 भागों में बांटा गया, मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट और मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। यानी जब हम मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर को पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट और मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तत्काल हम चर्चा कर रहे हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में, तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने जो पिछले क्लास में डील किया था उसी को यहाँ पर रिकैप कराया और आपको क्या बताया कि इंग्लिश के इतिहास को 3 पीरियड में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश को और 2 नामों से जाना जाता है, यानी ओल्ड इंग्लिश को तो आप ओल्ड इंग्लिश के रूप में जानते ही हैं। ओल्ड इंग्लिश के और भी 2 नाम हैं। क्या क्या नाम है? तो इसका दूसरा नाम है एंग्लो सेक्सन और इसी का तीसरा नाम क्या है? एंग्लो केल्टिक। परंतु किसी भी तरह से ये 2 नाम जो है शुरुआती ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन, वो एंग्लो केल्टिक के तुलना में एक तो तरह से तो ज्यादा यूज होता ही है, साथ साथ ज्यादा पॉपुलर ही है। ज्यादा यूज होता है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा पॉपुलर होगा। तो ओल्ड इंग्लिश के कितने नाम हो गए? एक तो ओल्ड इंग्लिश हो गया, ओल्ड इंग्लिश का ही दूसरा नाम एंग्लो सेक्सन होता है, और इसी का तीसरा नाम क्या हो गया? एंग्लो केल्टिक। इसमें से 2 कौन से नाम ज्यादा पॉपुलर हैं बता सकते हैं आप? तो पहला नाम हो गया ओल्ड इंग्लिश जो कि ज्यादा पॉपुलर है, दूसरा नाम हो गया एंग्लो सेक्सन जो की पॉपुलर है, और एंग्लो केल्टिक शुरुआती 2 नामों की तुलना में थोड़ा सा कम पॉपुलर है। यहां तक आप समझ गए? अच्छा, एक बात जानिए, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस, अंग्रेजी का इतिहास जो शुरू होता है एंग्लो सेक्सन के आगमन से। भाई एंग्लो सेक्सन का आगमन कहने का क्या मतलब हुआ? तो AD 449 में यूरोप से एंग्लो सेक्सन कहां आ गए थे? ब्रिटेन आ गए थे, और तभी से इंग्लिश के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, फर्स्ट पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। तो आपसे जब भी सवाल उठेगा कि इंग्लिश का स्टार्टिंग, इंग्लिश की हिस्ट्री का स्टार्टिंग कब से है, तो AD 449 से, किस घटना के बाद से है? तो एंग्लो सेक्सन का ब्रिटेन आने के बाद से शुरू होता है। यहां तक आप समझ गए? 2 डेट आपको याद रखना है, 2 डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू डेट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक है AD 449 और दूसरा है AD 1066। ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। ये दोनों डेट जो है पूरे इंग्लिश के हिस्ट्री पे का जो प्रारूप है उसी को बदल के रख दिया गया था। यहां तक समझ गए आप? चलिए एक बात और आप जानिए, अब हुआ क्या था कि एंग्लो सेक्सन 449 में आ गया था, तब से इंग्लिश का इतिहास स्टार्ट हो गया। तो इंग्लिश के इतिहास का टाइम कब से माना गया है? तो AD 449 से, फर्स्ट पीरियड का। अब फर्स्ट पीरियड का एंड डेट जो है वो AD 1066, यानी AD 1066 को इंग्लिश के हिस्ट्री का एंडिंग, फर्स्ट पीरियड का एंडिंग डेट माना जाता है। फिर सेकेंड पीरियड कब स्टार्ट हो गया, मिडिल इंग्लिश कब से स्टार्टिंग माना जाता है, अगले चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। एक बात जान लीजिए, जब आपको इंग्लिश की कहानी पढ़नी पड़ेगी, जब आप इंग्लिश के इतिहास को पढ़ेंगे, तो एक बात आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरे शब्द, दूसरे भाषाओं के शब्दों का इंग्लिश भाषा में घुसपैठ, यानी इंग्लिश वोकेबलरी में दूसरे भाषाओं के शब्द कैसे घुसे हैं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ही फिर इंग्लिश का प्रारूप बदल गया था। 1066 ही आप जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश के इतिहास के फर्स्ट पीरियड का एंडिंग माना जाता है। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का जो इंग्लिश पर प्रभाव पड़ा था वो बहुत बड़ा प्रभाव था। क्या प्रभाव था, इस बात को जान लीजिए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो 1066 में हुआ था, उसकी रिजल्ट के तौर पर
फ्रेंच भाषा के फ्रेंच वर्ड्स जो थे, फ्रेंच भाषा के अनेकों शब्द इंग्लिश वोकेबुलरी में प्रवेश कर गए थे। एक सवाल उठेगा, क्यों प्रवेश कर गए थे, कैसे प्रवेश कर गए थे? एक्चुअली नॉर्मस कॉन्क्वेस्ट में, यानी कि कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय, यानी नॉर्मन विजय। अब नॉर्मस कौन थे? तो लगभग मोटा मोटी तौर पर वो फ्रांस के निवासी थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। अब इंग्लैंड में रहने आ गए थे, तो अपनी भाषा को लेकर के आए थे। एंग्लो सेक्सन के बाद के साथ उनकी भाषा मिक्स हो गई थी, तो स्वाभाविक था कि एंग्लो सेक्सन जो भाषा थी, यानी कि जिसको आज हम इंग्लिश के रूप में जानते हैं, फ्रेंच के अनेकों शब्द भाषा में प्रवेश कर गए थे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये पिछले क्लास की बात थी। अगर आप इस बात को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, आपको बातें पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आज मैं आपको आगे ले चलता हूं, आज की बात को स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। The relationship between the Celts and the invaders is difficult to describe. Try to understand this line. इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। What does this line mean? इस लाइन का क्या मतलब होता है? The relationship between the Celts and the invaders is difficult to describe. इसका मतलब होता है केल्ट तथा इन्वेडर के बीच के रिश्तों को ठीक ठीक बताना थोड़ा मुश्किल है। एक सवाल उठेगा कि इन्वेडर्स कौन है? यहाँ पर केल्ट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इन्वेडर्स कौन है? तो इन्वेडर्स यहाँ पर एंग्लो सेक्सन को कहा जा रहा है। एक्चुअली एंग्लो सेक्सन जो 449 में आए थे, तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे ब्रिटेन में। और एंग्लो सेक्सन के आने से पहले ब्रिटेन में जो लोग रहा करते थे वो कौन थे? तो आपको जानना चाहिए कि वो केल्ट थे। तो एंग्लो सेक्सन जो कि इन्वेडर के रूप में ब्रिटेन में आए थे, उन्होंने किसको हराया था? तो केल्ट को हराया था और वहां पर रहना वो शुरू कर दिए थे, उनका आधिपत्य हो गया था। तो यहां पर इस लाइन को फिर से समझिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द केल्ट्स एंड द इन्वेडर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। इस लाइन का मतलब हुआ केल्ट तथा आक्रमणकारियों के बीच के रिश्ते को ठीक ठीक डिस्क्राइब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? आगे पढ़ने से पता चलेगा। बट दे सीम्ड टू हैव सेटल्ड डाउन साइड बाय साइड। परंतु जैसा कि मालूम चला कि दोनों एक दूसरे के आसपास बस गए थे। कौन बस गए थे? तो एंग्लो सेक्सन और एंग्लो केल्टिक बस गए थे। यानी एंग्लो सेक्सन जो थे इन्वेडर्स थे, उन्होंने ब्रिटेन पर अटैक किया था, एंग्लो केल्ट को हरा दिया था और वहीं पे बस गए थे। कहां पे बस गए थे? ब्रिटेन में बस गए, क्योंकि बसने ही के लिए आए थे। ठीक है, साइड बाय साइड इन मोर और लेस पीसफुल कॉन्टेक्ट। हालांकि एंग्लो सेक्सन और एंग्लो केल्टिक का जो रिश्ता था, जो कॉन्टेक्ट था, वो कहीं थोड़ा शांतिपूर्वक ज्यादा था, कहीं कम था। मतलब दोनों के बीच में शांति था, दोनों शांति से एक दूसरे के आसपास ही बसे हुए थे। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं थोड़ा ज्यादा शांति था, कहीं थोड़ा कम शांति था। एंग्लो सेक्सन के साथ एंग्लो केल्टिक एंड कंबाइंड टू प्रोड्यूस 7 किंगडम्स। यानी दोनों ने मिलकर के 7 साम्राज्यों की स्थापना की थी। किस दोनों ने मिलकर के? एंग्लो सेक्सन और एंग्लो केल्टिक। थोड़ा सा अटपटा यहीं पे लग रहा है। मतलब हमारे जो इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि एंग्लो केल्टिक जो थे और एंग्लो सेक्सन, उनके बीच के रिश्ते को ठीक ठीक डिस्क्राइब करना मुश्किल है इसी बात से। एक्चुअली एंग्लो सेक्सन क्या था? इन्वेडर्स था। उसने किसको हराया था? एंग्लो केल्टिक को हराया था। लेकिन दोनों एक दूसरे के आसपास बढ़ गए और दोनों की आपसी तालमेल जो था वो ठीक ठाक था। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा शांति प्रिय था, लेकिन शांतिपूर्वक दोनों एक दूसरे के आसपास रहते थे कि दोनों आस ही पास बसे हुए थे। और दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि दोनों ने मिलकर के, इन्वेडर और केल्ट ने मिलकर के 7 किंगडम्स को प्रोड्यूस किया, मतलब 7 साम्राज्य की स्थापना किया। नोन एज द एंग्लो सेक्सन हेप्टार्ची, जिसको कि एंग्लो सेक्सन हेप्टार्ची के नाम से जाना जाता है। मतलब एंग्लो सेक्सन और एंग्लो केल्टिक ने मिलकर के 7 साम्राज्यों का स्थापना किया और जिसका नामकरण क्या दिया गया, जो कि बाद में चलकर के किस रूप में जाना जाने लगा? एंग्लो सेक्सन हेप्टार्ची के रूप में। The leadership of these kingdoms gradually passed into the hands of sections। और ये जो किंगडम्स जो थे, मतलब ये जो साम्राज्य थे, 7 साम्राज्य थे, इनका जो लीडरशिप था धीरे धीरे एंग्लो सेक्शन के हाथ में चला गया था। प्रोड्यूस किसने किया था किंगडम को? दोनों ने मिलकर के। किन दोनों ने मिलकर के? एंग्लो केल्टिक और एंग्लो सेक्शन ने। लेकिन धीरे धीरे इनका जो लीडरशिप था, नेतृत्व था, जिसको एंग्लो सेक्शन हेप्टार्ची के नाम से भी जाना जाता है, किसके हाथ में चला गया था? तो एंग्लो सेक्शन के हाथ में चला गया था। क्यों चला गया था, सो देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एंग्लो सेक्शन की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंग्लो केल्टिक की तुलना में बेहतर थी। मतलब एंग्लो सेक्शन जो थे वो राजनीति को एंग्लो केल्टिक की तुलना में ज़्यादा समझते थे, इसलिए जो लीडरशिप था एंग्लो सेक्शन हेप्टार्ची का किसके हाथ में चला गया था? तो एंग्लो सेक्शन के हाथ में चला गया था। द केल्टिक लैंग्वेजेस वेयर नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पस बाय देम। और उनके द्वारा केल्टिक भाषा किसी भी तरह से यूज नहीं किए जाते थे। किनके द्वारा? एंग्लो सेक्शन के द्वारा। Neither did these languages influence the section। और ना ही ये भाषाएं जो थे किसी भी प्रकार से सेक्शन को प्रभावित करते थे। Therefore, अतः only a handful of Celtic words exist today। आज हमारे पास केल्टिक शब्दों की कमी है और आज आप अगर केल्टिक शब्दों को खोजेंगे तो आपको मुट्ठी भर केल्टिक शब्द ही मिल पाएंगे। उसके 2 कारण थे। एक, एंग्लो सेक्शन के हाथ में लीडरशिप था,
एंग्लो सैक्सन हिप्टार्ची का, हालांकि दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन एंग्लो सैक्सन को किसी प्रकार से उस भाषा में कुछ खासियत नहीं दिखती थी, और उस भाषा ने जो अगले केल्टिक भाषाएं थे उन्होंने एंग्लो सैक्सन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया था। इसलिए किसी भी पर्पस के लिए एंग्लो सैक्सन ने केल्टिक भाषाओं को यूज करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से केल्टिक भाषाएं जो थे विलुप्त होते चले गए। लेकिन आज अगर आप केल्टिक भाषा को खोजेंगे तो उसके कुछ शब्द आपको दिखाई पड़ जाएंगे, कुछ शब्द आपको मिल जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नेम्स ऑफ प्लेसेस और रिवर्स, और ज्यादातर जो शब्द हैं वो आपको नदियों के या जगहों के नाम के रूप में मिल जाएंगे। सम ऑफ दीज बेटर नोन आर फॉलोइंग, और कुछ शब्द जो हैं जो नदियों और जगहों के नाम के रूप में हैं, आप उनको देख सकते हैं, निम्नांकित हैं। प्लेस नेम्स, जगहों के नाम को मैं पढ़ता हूं, और जिन नामों को मैं पढ़ने जा रहा हूं आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये सब केल्टिक वर्ड्स है, केल्ट के जमाने के वर्ड है। डोवर, कम्बरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क, ये सब क्या है? ऑल दीज आर केल्टिक वर्ड्स, ये सारे शब्द केल्टिक जमाने के वर्ड्स हैं, और चूंकि जगह के नाम उस जमाने में केल्टिक जमाने में रखे गए थे, आज भी उन जगहों का नाम वही है, इसलिए हमारे पास केल्टिक वर्ड्स हैं। नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, एवन, थेम्स, ट्रेंट, डी, डरबेंट, ये सब नदियों के नाम है जो केल्टिक शब्द है। केल्ट के जमाने में केल्टों ने इन नदियों का नाम रखा था, और आज भी हमारे पास उपस्थित है। तो आप देख रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। सम ट्रेसेज ऑफ ब्रिटेन्स केल्टिक पास्ट, ब्रिटेन्स केल्टिक का मतलब होता है ब्रिटेन के केल्टिक का इतिहास। सम ट्रेसेज मतलब रूपरेखा, सम ट्रेसेज ऑफ ब्रिटेन्स केल्टिक पास्ट मतलब ब्रिटेन के जो केल्टिक होते थे उनके इतिहास की कुछ रूपरेखाएं, कुछ प्रारूपें, आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड, भी सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है, इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम्स ऑफ सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ शहरों तथा कुछ जिलाओं के शब्दांश के प्रथम शब्दांश के रूप में आज भी कुछ केल्टिक वर्ड्स जो हैं वो सुरक्षित है। अब यहां पर थोड़ा सा प्रथम शब्दांश शब्द कहने में आपको सुनने में शायद अटपटा लग रहा होगा, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। अब सिलेबल को आप समझ लीजिएगा तो ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं होंगे कि कुछ बड़े बड़े शब्द जो हैं वो कई सिलेबल से बने होते हैं। एक एग्जांपल के रूप में इंटेलिजेंट मैं शब्द लेता हूं, आपको पता है इंटेलिजेंट कितने सिलेबल का बना हुआ है? तो इंटेलिजेंट 3 सिलेबल का बना हुआ है। इंटेलिजेंट, इन जो है इसका फर्स्ट सिलेबल है, टेली इसका सेकंड सिलेबल है, अर्जेंट क्या है? इसका तीसरा सिलेबल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इंटेलिजेंट में 3 शब्दांश है, इंटेलिजेंट, तो इसका इंटेलिजेंट का फर्स्ट सिलेबल कौन हो गया? इन, सेकंड सिलेबल टेली, और थर्ड सिलेबल क्या हो गया? जेंट। तो उसी प्रकार यहां पर क्या कहा गया इस बात को समझ लीजिए। सम ट्रेसेज ऑफ ब्रिटेन्स केल्टिक पास्ट, केल्टिक पास्ट, ब्रिटेन के जो केल्टिक के इतिहास की कुछ रूपरेखाएं आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड, आज भी सुरक्षित हैं, इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम्स ऑफ सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन प्रेजेंट इंग्लैंड, मतलब आज का जो वर्तमान इंग्लैंड है उस वर्तमान इंग्लैंड में कुछ जिले और कुछ जो शहर है उनके नाम के प्रथम शब्दांश के रूप में कुछ ब्रिटेन के जो केल्टिक का इतिहास है उसके रूपरेखाएं आज भी हैं, आप उनको देख सकते हैं, सुरक्षित हैं। दीज आर, ये सभी शब्द हैं। मैनचेस्टर, इन शब्दों का नाम है मैनचेस्टर, विंचेस्टर, ऑर्केस्टर, ग्लोस्केस्टर, लिंचफील्ड, सैलिसबरी एंड एक्जेटर, आप इन शब्दों को देख सकते हैं, ये सब उन्हीं जमाने के शब्द हैं। अनदर क्लास ऑफ केल्टिक वर्ड्स, और दूसरे प्रकार के जो केल्टिक वर्ड्स हैं प्रिजर्व्ड, सुरक्षित हैं, इन मॉडर्न इंग्लिश, कहां पर? मॉडर्न इंग्लिश में। आर वर्ड्स कनेक्टेड विथ रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटीज, और जो भी शब्द सुरक्षित है दूसरे रूप में वो शब्द या तो धर्म से संबंधित है, हमारे आधुनिक ग्रामर में भी केल्टिक शब्द है, आधुनिक इंग्लिश में भी, आप जब मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे तो आप मॉडर्न इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि केल्टिक शब्द जो है आज उपस्थित हैं। लेकिन ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? धर्म तथा धार्मिक एक्टिविटीज में आपको मिलेंगे। धर्म और धार्मिक एक्टिविटीज के बारे में आप जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न इंग्लिश में भी केल्टिक जमाने के हमारे पास क्या है? बहुत सारे शब्द हैं। तो इस पैराग्राफ को एक बार फिर से मैं डील कर देता हूं, आप इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। केल्ट्स तथा इन्वेडर्स के बीच के रिश्ते को ठीक ठीक डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि दोनों जो थे ऐसा मालूम पड़ा कि एक दूसरे के आसपास ही बस गए थे। कौन दोनों? केल्ट्स और सेक्सन्स। सेक्सन्स कौन थे? तो इन्वेडर्स थे, और केल्ट्स तो वहां पे रहते ही पहले से थे। हालांकि दोनों के बीच का जो रिश्ता था, कौन? एंग्लो सेक्सन और एंग्लो केल्टिक के बीच का रिश्ता, तो कहीं पे उनका जो आपसी कॉन्टेक्ट था, तालमेल था, कहीं ज्यादा शांति प्रिय था, कहीं ज्यादा शांति प्रिय नहीं होकर के कम शांति प्रिय था, कम शांतिपूर्वक था दोनों के बीच का रिश्ता। अच्छा, दोनों ने मिलकर के, दोनों का कॉन्टेक्ट इतना गहरा हुआ एंग्लो केल्टिक और एंग्लो सेक्सन का कि दोनों ने मिलकर के 7 साम्राज्य, 7 किंगडम्स को प्रोड्यूस किया, और इसको आगे चल करके एंग्लो सेक्सन हिप्टार्ची के नाम से जाने लगा। आपको मैं बता दूं कि एंग्लो सेक्सन हिप्टार्ची जो था इसका लीडरशिप जो था
वो एंग्लो सैक्सन के हाथ में चला गया। इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि एंग्लो सैक्सन के पास राजनीतिक समझ एंग्लो केल्टिक की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही था। केल्टिक भाषा जो था किसी भी प्रकार से एंग्लो सैक्सन के द्वारा नहीं यूज किया जाता था, और ना ही ऐसी भाषाएं थी कि वो एंग्लो सैक्सन को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए केल्टिक भाषाएं ज्यादा यूज नहीं होती थी। अतः आप आज देख सकते हैं कि बड़े कम संख्या में ही केल्टिक वर्ड्स जो है आज उपस्थित हैं। अगर है भी हमारे पास तो या तो वो नदियों के नाम के रूप में या फिर जगहों के नाम के रूप में है, जैसा कि मैंने आपको बताया डोवर, कम्बरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क, ये सब नदी के रूप में एवन, थेम्स, ट्रेंट, डी, डरवेंट इत्यादि। आगे फिर बताया जाता है कि ब्रिटेन का जो केल्टिक था उसके इतिहास का कुछ रूपरेखा आज भी इंग्लैंड के, वर्तमान इंग्लैंड में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। भाई कहाँ देख सकते हैं? तो वहाँ के कुछ जो शहर हैं या फिर वहाँ के कुछ जो जिले हैं, उन जिलों और शहरों के नाम जो हैं, उन नाम के प्रथम शब्दांश के रूप में उनके रूपरेखा को देखा जा सकता है। जैसे मैनचेस्टर, विनचेस्टर, वर्केस्टर, ग्लूकेस्टर, लिंच, फील्ड, सेलिसबरी, एग्जेस्टर इत्यादि। और दूसरे प्रकार का अगर आप चाहते हैं कि केल्टिक वर्ड को आप चाहें तो केल्टिक वर्ड दूसरे प्रकार से भी सुरक्षित हैं, मॉडर्न इंग्लिश में भी सुरक्षित हैं, और ये जो सब सुरक्षित हैं आपको रिलीजन और धार्मिक क्रियाओं में आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आज इस पैराग्राफ पर मैंने चर्चा की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगले क्लास में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा अगले पैराग्राफ के साथ। तब तक दीजिए विकास कुमार को इजाजत। इसको देखिए, समझिए और अच्छा करे लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आ दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बाय।